नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बंगाल को समझने वाले बंगाली शुभजीत दास गुप्ता। इनसे आज हम समझेंगे कि आखिर बंगाल की राजनीति क्या है। चूंकि बंगाली हैं ये, तो बंगाल को सही ढंग से समझते हैं। हालांकि बंगाल की राजनीति को आप आज के टेलीविजन चैनल की उलटफेर के दृष्टि से देखते हो या नहीं देखते हैं तो अलग बात है, लेकिन देख तो रहे ही हैं। आखिर ऐसी राजनीति है क्यों बंगाल की, इस पर डिटेल से बात करेंगे। शुभजीत दास गुप्ता, आपका स्वागत है सर। चूंकि आप बंगाल से हैं, तो बंगाल को अभी किस तरह से देख रहे हैं, बंगाल की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस टाइम जो बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, ये दोनों ही पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के लिए साख की लड़ाई है। एक तरफ से ये तृणमूल कांग्रेस के लिए अपने सीट बचाने की लड़ाई है और उनके लिए सबसे बड़ा कंपटीशन इस बार आ रहा है बीजेपी के रूप में, और दूसरी तरफ से बीजेपी को ये लगता है कि इस बार उनके लिए बंगाल को जीतने का मौका सबसे अच्छा है। ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी को कि बंगाल को जीतने का मौका उनके लिए है? ऐसा क्यों लग रहा है, किस आधार पर वो सोच रहे हैं? एक तरफ से आप ये देखिए कि तृणमूल कांग्रेस से काफी सारे नेता अभी कुछ महीनों से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं जी। तो उस तरीके से जो इतने भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो लोग अभी टीएमसी से परेशान हैं और उनको लगता है कि बीजेपी में अभी एक चेंजेस की जरूरत है पश्चिम बंगाल में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अभी दोनों ही पार्टियों के लिए साफ की लड़ाई हो सकती है। शुभजीत जी, आप वही बात दोहरा रहे हैं जो टेलीविजन चैनल दिखाता है, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसको कि नेशनल लेवल पर हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, कि बंगाल में भी बहुत बड़ा बेस नहीं है, वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं है। हालांकि उनका समीकरण कुछ और हो, लेकिन जैसे ही अब इलेक्शन का एक दौर आया है, तो टीएमसी के ही बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनते जा रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 3-4 सालों से लगातार उसका आधार तैयार किया है, उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है, वो हमें दिखता है। हमारे रिपोर्टर जो बताते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस समय बीजेपी को लगता है कि वो अच्छे से अपना इलेक्शन यहाँ पे जीत पाएंगे, क्योंकि जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट है, वो अपना करप्शन के मुद्दे पर वो भी बैकफुट पर है। लेकिन टीएमसी ने भी जो काम किया है पिछले कई सालों से, वो उनको अपना आधार बना के चुनाव जीतना चाह रही है। अगर हम उनके गांव क्षेत्रों में जाएं, तो वहां पे अभी भी तृणमूल कांग्रेस का पल्ला बहुत ज़्यादा भारी है, इसलिए दोनों ही पार्टी एक दूसरे को कमज़ोर आंक नहीं सकती। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का क्या बेस है अभी भी वहां पे? पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी का बेस बड़ा है। अभी जो रिसेंटली म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीद से ज़्यादा परफॉर्मेंस हुआ है। जो पहले की जो स्ट्रॉन्ग पार्टियां थी, लेफ्ट फ्रंट हो या कांग्रेस हो, उनका जो बेस है पहले से कमज़ोर हो गया है और इसी का फ़ायदा बीजेपी को मिला है। चलिए, हम लोग बहस में तो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक लेकर हम बात करेंगे आपके बारे में। आप अपने बारे में डिटेल पहले दर्शक को एक बार बता दें। मैं इस समय रितम डिजिटल मीडिया फाउंडेशन में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने ANI में, इंडियन एक्सप्रेस में, द पायनियर जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। मेरा इस फील्ड में कम से कम 16 साल का अनुभव है। नहीं, बंगाली होने का, बंगाल में आपका कहाँ बेस है, क्या है, कैसे बंगाल को आप जानते हैं? उस पर बंगाल से मैं बचपन से ही हूँ और मेरी पैदाइश वहीं की ही है, तो मैं वहाँ के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, वहाँ के लोगों की नब्ज़ को पहचानता हूँ। नहीं, चूंकि आप पत्रकार हैं तो नब्ज़ को तो जानते ही हैं, और चूंकि बंगाली भी है
तो नब्ज को समझते ही होंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक्चुअल जो हम लोग देख रहे हैं अभी टेलीविजन चैनल पर, दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति या बिहार के पटना में बैठा हुआ व्यक्ति टेलीविजन के माध्यम से ही बंगाल के बारे में एक अलग एज्यूम कर पा रहा है। तो क्या वो जो एज्यूम हम लोग से करवाया जा रहा है या कर पा रहे हैं टेलीविजन देखकर, क्या वाकई में बंगाल की वही स्थिति है? देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है, बंगाल के जो वहाँ पे लोकल्स हैं उनके लिए सीए या बाकी जैसे चीज़ें उतना मतलब नहीं रखता है। उनको ये चाहिए कि उनका डेवलपमेंट कैसे हो। इसी वजह से जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, अभी कुछ टाइम से वो अपना जो भी उन्होंने अब तक काम किया है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की जो पार्टी है वो भी अपना परिवर्तन रैली निकाल के ये कोशिश कर रही है समझाने की कि वो आगे कितना बंगाल को और तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। एक सेकंड, तरक्की और बीजेपी जो सपने वहां पे दिखाए जा रहे हैं, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के पास उस सपने को आधार देने का कोई सिंबल है? क्या उसके पास है ऐसा कुछ कि वो बता सके कि केंद्र में 6 साल से हम सरकार कर रहे हैं, हमने ये डेवलपमेंट किया है, या बगल वाले जो प्रदेश है लाइक झारखंड है, झारखंड में 5 साल उनकी सरकार रही, लगभग पिछले 10-12 सालों से बिहार में भी वो किसी न किसी तरह से सरकार से जुड़ी हुई रही है। तो क्या वो जो मैं ये जानता हूं और मैं ये मानता भी हूं कि झारखंड और बिहार के कुछ वोटर्स बंगाल में भी वोटर्स हैं और इम्पैक्ट बिहार और झारखंड का इम्पैक्ट बंगाल के चुनाव पर होता है, तो क्या बिहार की बातें या झारखंड की बातें बंगाल के दर्शक को समझ में आएगा? बंगाल के जो वोटर है उनको समझ में आता है? देखिए, बंगाल के जो वोटर्स हैं उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है सिवाय अपनी तरक्की के। वहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किया है वो पिछले कई दशकों से उन्होंने उम्मीद से बेहतर किया है। तो जो वहाँ की आम जनता है आज भी ममता बनर्जी को मानती है, भले ही बीजेपी ने वहाँ पे अपना बेस गाड़ लिया हो। बीजेपी का बेस हो चुका है वहाँ पे? बीजेपी का बेस पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। पहले से काफी ज्यादा? चलिए ठीक है, लेकिन क्या इतना ज्यादा कि वो सरकार बना ले? नहीं, इतना ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि वो सरकार बना सकती है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वो तृणमूल कांग्रेस को अच्छा टक्कर दे सकती है चुनावों में। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि दूसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही होगी? दूसरे नंबर के लिए तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अच्छी टक्कर हो सकती है। पहले नंबर के लिए इन दोनों में से ही कोई एक होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन के उभरे, लेकिन मेजोरिटी पे ना आ पाए। मेजोरिटी पर ना आ पाए तो ये कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है या फिर थर्ड फ्रंट का भी एक गठबंधन वहां पे एक निखरता हुआ दिख रहा है, तो क्या वो सब इम्पैक्ट डालेगा इनके आपसी झगड़ों में? उनके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो तृणमूल कांग्रेस उनकी मदद ले सकती है। अभी तक क्या है, जैसे सीपीएम ने कुछ समय पहले तृणमूल कांग्रेस को ये बोला था कि हम तीनों मिलकर गठबंधन बना लें, जो ममता बनर्जी ने ठुकरा दिया था। लेकिन अगर सिनेरियो कुछ अलग होता है तो हो सकता है तीनों गठबंधन बना ले चुनावों के बाद। चुनावों के बाद ये प्रोबेबिलिटी है, यानी दरवाजा खुला हुआ है। देखिए, पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है में क्या ऐसा भी हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी से भी हाथ मिला सकती है? नहीं, तो ये मतलब राजनीति में ये नहीं हो सकता। राजनीति में ये एक दायरे तो है। देखिए, फिलहाल तो उनका जो आइडियोलॉजी है अलग है, ये चीजें वो नहीं कहेंगे। मैंने जो आपका अभी बोला था इस बेस पे बोला था क्योंकि कुछ समय पहले सीताराम येचुरी ने ममता बनर्जी को बोला था कि हम लोग एक गठबंधन बना लेते हैं। मैं सीताराम येचुरी यानी कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी का तो गठबंधन समझ सकता हूँ, क्योंकि वो बंगाल को बचाने की जो सोच है वो उस पे आ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में कम्युनिस्ट आए, ऐसा हो सकता है क्या? हालांकि यहाँ 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी अपना अलग ही रहेगी। ये तीनों पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में उन्हें अपने उम्मीदों से बेहतर कर लिया
तो हो सकता है ये तीनों पार्टी एकजुट हो जाए। आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर टीएमसी के पास सपोर्ट की जरूरत हुई तो उनके पास अवेलेबल होगा तीसरे नंबर के जो खिलाड़ी होंगे वो उनके सपोर्ट में होंगे। जी होंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है बंगाल का चुनाव। जी, उनके लिए ये सत्ता में नहीं आ रहे हैं। सत्ता में आने के उनके चांसेस बहुत कम है। बहुत कम है मतलब क्या वो 3 डिजिट में जाएंगे? जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, वो कह रहे हैं कि हम 200 प्लस में आएंगे। क्या ऐसा संभव है? जी मुझे नहीं लगता है। हाँ, उनके जाने से सीट्स जरूर बढ़ सकती हैं, वोट बैंक बढ़ सकता है, लेकिन वो कितना सरकार बनाने में मदद करेगी वो कहना मुश्किल है। दर्शकों, तो आप नेशनल मीडिया के माध्यम से जो भी एज्यूम कर रहे हैं, शुभजीत दास चूंकि बंगाल के हैं, बंगाल के नब्ज को समझते हैं, तो इनका साफ कहना है कि सत्ता बीजेपी के पास तो नहीं होगी। अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुए भी तो भी कोई तीसरा गठबंधन होकर भी इनको रोक सकता है। यही ना जी। खैर, अब आप हमें ये बताइए कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, रही जो कसर बाकी है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का, कांग्रेस का। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने भी अपना वहां पे कैंडिडेट खड़ा करने की घोषणा की है, तो वो क्या समीकरण को बिगाड़ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। हमें यह देखना होगा कि अभी वेस्ट बंगाल के अंदर उनकी पार्टी नहीं है, उनको अभी उस बंगाल की जो आइडियोलॉजी है वो सब समझना ही पड़ेगा। यहाँ पे वो लोग इलेक्शन भले ही लड़ लें, बट मुझे नहीं लगता कि वो समीकरण बिगाड़ पाएगी। दादा, बंगाल की राजनीति इतनी खूनी क्यों दिख रही है? देखिए, खूनी जो दिख रही है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो और आज से नहीं है, जब सीपीएम की सरकार थी तब भी थी। ये वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हमेशा फेल रहती है इन मामलों में। ये सेंटर को भी देखना चाहिए, और वहाँ की जो इलेक्शन कमीशन है स्टेट की हो या चीफ इलेक्शन कमीशन हो, आने वाले चुनावों में ताकि खून खराबा कम हो, उसमें उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करना चाहिए पहले से ज़्यादा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो चुनाव के दरमियान ऐसा कुछ नहीं होगा, उम्मीद तो यही करते हैं। लेकिन प्रचार तंत्र में भी, प्रचार के दरमियान भी इस तरह की बातें हो रही है, जबकि अभी तक आज के समय में अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, डेट का फाइनल नहीं हुआ है, फिर भी वहां खूनी क्यों दिख रहा है? खूनी इसलिए दिख रहा है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। पहले भी वहाँ पे होता रहा है, जो कि अनफॉर्चुनेट है, बट कंट्रोल में रखना चाहिए। ये उनके लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का फेलियर रहा है हमेशा से। जो भी पावर में आता है पुलिस उनको सपोर्ट करने में आ जाती है, जो कि गलत बात है। पुलिस को हमेशा न्यूट्रल रहना ही चाहिए, जो कि वहाँ पे कभी भी नहीं रहता है। नहीं, मेरा इशारा था गृह मंत्री जी के उस भाषण पे, जहां वो बोल रहे हैं कि हमारे आईटी तंत्र के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचो, जरूरत पड़े तो कुछ डराने वाला, कुछ हंसाने वाला वीडियो डालो, ताकि वो डरे भी, हंसे भी, जुड़े भी। तो क्या ये डराने वाला जो शब्द है उससे उग्र तो नहीं हो रहे लोग? देखिए, ये दोनों ही पार्टियों से है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने भी उकसाने वाले भाषण दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी ने दिया है। तो ये दोनों ही पार्टियों को, नेताओं को समझना चाहिए कि जो इलेक्शन है वो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, तो कहीं ना कहीं सेंटर को भी इसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए और दोनों ही पक्षों को समझाना चाहिए कि ऐसा ना करें। प्रशांत किशोर का चर्चा के बिना बंगाल का चुनाव का चर्चा करना बेमानी होगा। प्रशांत किशोर कितने सक्सेस हो सकते हैं, पैमाना क्या होगा? देखिए, प्रशांत किशोर का अभी तक का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा रहा है।
प्रशांत किशोर को अभी भी हम कमजोर आंक नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये प्रशांत किशोर के लिए भी एक बहुत अच्छा टेस्ट होगा कि वो कितना जमीनी हकीकत को समझते हैं और कितना वो अच्छा एडवाइस अपने पॉलिटिकल पार्टीज को दे पाते हैं। ये इलेक्शन वो प्रूफ कर दिखाएगा। खैर, अब मैं आता हूं सीए एनआरसी। क्या सीए एनआरसी का इम्पैक्ट इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव पर होगा या नहीं होगा? सीए एनआरसी का इम्पैक्ट बॉर्डर एरियाज में तो जरूर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना आप पश्चिम बंगाल के अंदरूनी तरफ जाएंगे वहाँ पर उतना होगा, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज है वहीं पे उनका रिएक्शंस ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो इंटरनल एरियाज है वहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया, वहाँ पे लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पे ज़्यादा वोट देंगे रेदर देन रिलीजन या दूसरे चीज़ों के मुद्दों पर। और किसान आंदोलन का? किसान आंदोलन का इम्पैक्ट बीजेपी के वोट बैंक पर तो जरूर पड़ सकता है। तो बीजेपी का वोट बैंक पर अगर असर पड़ रहा है तो किसान, बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक वहां जो बीजेपी के नजर में है वो है हिंदू का वोट, यानी कि 70 से 72 विधानसभा क्षेत्र। अगर उनका इम्पैक्ट रहा किसान का तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में किसान है, हिंदू भी किसान है और वहां हिंदू ज्यादा किसान है। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां पे डिफेंड करना पड़ेगा, किसान उनके विरोध में जा सकते हैं, जाएंगे ही। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं इसमें कि वहां पे भी किसान के भी कुछ यूनियंस हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता या कहूंगा कि सभी किसान ऑर्गेनाइजेशंस बीजेपी के अगेंस्ट जाएंगे, बट ज़्यादातर तो जरूर जाएंगे। लेकिन हाँ, किसानों के अलावा जो और भी जो वोट बैंक्स हैं वो बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। जो लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यों से दुखी हैं या चाहते हैं कि अब कुछ 10 साल हो गए हैं, अब चाहते हैं कि अब परिवर्तन हो, वो बीजेपी को वोट दे सकते हैं। और एक चीज़ और, इसमें से कुछ वोट्स तो लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस को भी जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों ही पार्टियों को ही वोट मिलेगा। तो जो वोट तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को जाएगा वो वोट भी बीजेपी को काटते हुए ही नजर आएगी। अगर हम लोग ऊपर से देखें, दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर जब हम देखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं तो बंगाल में मैक्सिमम वोट बैंक है मुस्लिमों का, उसके बाद दूसरे नंबर पर हिंदू आते हैं और तीसरे नंबर पर अदर कौम। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं तो वो हिंदुत्व के नाम पर हिंदू वोट बैंक को एकत्रित करना चाहती है। तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस के पास भी हिंदू का वोट है, कम्युनिस्ट पार्टी के पास भी है, टीएमसी के पास भी है, उसमें किसान भी है, तो हिंदू के वोटों में बंटवारा हो चुका है। लेकिन टीएमसी का दावा है कि मुस्लिम का एक मुश्त वोट उनके पास है। और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने भी बार बार ये दिखाने का कोशिश किया है कि हिंदू से दीदी को बैर है, मुसलमानों से प्यार है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है कि भाई दीदी को हिंदू से प्रेम नहीं है। क्या ऐसा आप मानते हैं? देखिए, आप एक चीज भूल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में लोगों ने, वोटर्स ने कभी भी रिलीजन के बेस पे वोट नहीं दिया है। उन्होंने हमेशा डेवलपमेंट के बेसिस पे ही वोट दिया है। यही कारण रहा है कि लेफ्ट फ्रंट इतने सालों से पावर पे रही है। उनका पावर में रहने का एक और बहुत बड़ा वजह उस समय यह था कि अपोजिशन कमजोर था, जिसकी वजह से ममता बनर्जी भी कुछ टाइम स्ट्रगल करने के बाद पावर में आई है। और अभी वही चीज़ ममता बनर्जी के पास भी है कि अपोजिशन अभी कमज़ोर दिख रही है। बीजेपी हालांकि थोड़ी उभर के आई है, लेकिन आप जो ये हिंदू की बात कर रहे हैं, वो इस टाइम जो वहाँ के लोग जो वोट देंगे वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे वोट देंगे, ना कि किसी रिलीजन के नाम पे वोट देंगे। पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बंगाल के चुनाव में एक एंट्री हुआ है आउटसाइडर की बातें, यानी बंगाली का वोट बंगाली के पास, आउटसाइडर के पास नहीं। तो अगर ये समीकरण रहा तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास
कौन सा ऐसा चेहरा जिसको कि मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है? क्या दीदी के सामने कोई ऐसा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास जो शो कर सकता है या उसके नाम पर वोट कलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है तो मैं ये समझूंगा कि अगर वो मुकुल रॉय को आगे करते हैं ममता बनर्जी से टक्कर देने के लिए, वो बेहतर रहेगा। दिलीप घोष हालांकि बहुत बड़े बीजेपी नेता हैं, बट पश्चिम बंगाल में उनका जो छवि है वो उतना बढ़िया नहीं है कि वो अपने दम पर चीफ मिनिस्टर बन सके। सिर्फ दो चेहरे, वो भी कंट्रोवर्शियल, दोनों एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते। तीसरा चेहरा जो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ वो है शुभेंदु अधिकारी का। वो जो टीएमसी में ममता बनर्जी के खास आदमी थे और उनका जो वोट बैंक है और जो उनकी जो सपोर्टर्स हैं वेस्ट बंगाल में बहुत स्ट्रांग है। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, आपके नजर में किसकी सरकार बंगाल में है? मेरी नज़र में इस बार चुनाव बहुत स्ट्रांग होने वाला है। दोनों ही पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेगी। दोनों की ही ये साख की लड़ाई है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती है कि अगर वो ये चुनाव जीत गई तो सेंटर में वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। सेंटर में अपोजिशन के लीडर्स में से उनका इमेज मजबूत हो जाएगा। ये तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही साख की लड़ाई है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बार बीजेपी हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन पावर में आना उनके लिए थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा टफ है या टफ है? थोड़ा सा टफ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये अल्टीमेटली वोटर्स ही डिसाइड करेंगे कि किसको क्या वोट देना है। नहीं तो अगर वो टफ नहीं है तो 72 डोमिनेटेड सीट हिंदू का, और उसके बाद सरकार बनाने के लिए 150 प्लस इनको चाहिए जीत। जहां तक मैं समझता हूँ 150 प्लस तो बीजेपी के आने के चांसेस नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था, यानी मतलब मेरा कहना ये था कि 72 के अलावा जो भी ये सीट निकालेंगे उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। तो हाँ। क्या वो मुसलमान वोट बैंक बीजेपी के तरफ जाएगा बंगाल में? नहीं, तो वो वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस की तरफ ही जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि तृणमूल कि वहां पे अगर पावर कोई बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो तृणमूल कांग्रेस की सबसे ज्यादा चांसेस हैं, बीजेपी के कम हैं। लेकिन अगर होगा तो हो सकता है गठबंधन पावर में। गठबंधन मतलब बीजेपी हो सकता है कि लार्जेस्ट पार्टी हो या सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हो, लेकिन सरकार नहीं बनाते हुए दिखेगी अनलेस वो लोग किसी और से गठबंधन ना कर ले। किसी और से गठबंधन ना कर ले। पॉलिटिक्स से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमने कई बार आज अब ये भी देखा है जब एमएलएस का खरीद फरोख्त भी होता है। अगर कोई भी पार्टी इस गलत तरीके को ना अपनाए तो मुझे लगता है कि गठबंधन ही सरकार में आ सकती है। तो सुना आपने, ये है बंगाल की स्थिति, एक बंगाली के नजर से। मिलते हैं अगली बार किसी और टॉपिक के साथ में, लेकिन बंगाल को भूलिएगा मत। बंगाल का चुनाव अपने आप में एक आधार स्तंभ होगा 2024 का। शुक्रिया।